So yesterday we have started the chapter government budget, in which I have told you about the objectives of the government budget and the components of the budget. The government budget is having two components: revenue budget and the capital budget. Revenue budget means the budget which do not affect the assets and liabilities status of the country, and capital budget is a budget which affect the assets and liabilities status of the country. कंटिन्यूइंग विद दिस रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट हम बाद में देखेंगे। रेवेन्यू बजट के दो पार्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बजट का मतलब ही होता है जब हम अपने एक्सपेंडिचर और अपने कमाई का हिसाब किताब लगाते हैं, वो कहलाता है बजट। तो रेवेन्यू बजट के दो कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही कैपिटल बजट के भी दो कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट दो तरीके के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू रिसीट क्या रिसीट हुए? ऐसे रिसीट जिससे पैसा आ रहा है सरकार के पास में, लेकिन ना तो सरकार की संपत्ति कुछ कम हो रही है, ना तो कुछ एसेट्स कम हो रही है, और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी पैसा आना जिसको कि हमें वापसी करना है। जैसे हम लोन लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं ना, तो ये क्या होती है चीजें, ये लायबिलिटीज होती है कि ये हमारे पे जिम्मेदारी है, आपने इसको वापसी करना है। तो सरकार के पास में, ये सरकार का बजट है, जब सरकार के पास में ऐसी कमाई आती है कि जिससे कि ना तो उसकी कोई संपत्ति कम हुई, उसकी ना तो कोई एसेट्स रिड्यूस हुई, और ना ही कोई उसकी लायबिलिटीज क्रिएट हुई, यानी कि उसको पैसा वापसी नहीं करना है, वो रेवेन्यू रिसीट कहलाते हैं। ये रेवेन्यू रिसीट के दो पार्ट है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी कि सरकार की कमाई किस किस जगह से आती है। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होता है जो कि हर इंडिविजुअल को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ये टैक्स दो तरीके के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका कि बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका कि बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर लेवी हुआ है उसी को उसे पे करना है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका कि बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स है, जीएसटी है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। पड़ता तो उसके ऊपर है जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो सेल्स कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कौन भरता है? हम लोग भरते हैं। कंज्यूमर जो उस कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, उस कमोडिटी की कॉस्ट में वो टैक्सेस ऐड होते हैं। ये तो हुए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि सरकार की कमाई इन टैक्सेस। और भी बहुत से टैक्सेस आपकी सरकार कमाती है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही तरह के टैक्सेस हैं। अब उसके अलावा सरकार की कमाई टैक्सेस के अलावा और किन सोर्सेस से होती है, अब हम उसको पढ़ेंगे। Revenue refers to receipt of the government from all sources other than the taxes. सबसे पहला यहाँ पे आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि जो सरकार उधार देती है उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है। सरकार किस किस को उधार देती है? स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, जनरल पब्लिक को। हम सरकार से उधार लेते हैं, हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो क्या है सरकार का? नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। यूनियन टेरिटरीज को लोन दिया, जनरल पब्लिक को दिया, या फिर कोई प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट फर्म्स को जो लोन दिया, वो सारी की सारी कमाई जो होती है सरकार की इन लोन देकर के, वो इसका पहला कंपोनेंट है नॉन टैक्स रेवेन्यू का इंटरेस्ट। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड डिविडेंड। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सरकार की अपनी भी है, गवर्नमेंट ओन्ड है, उनसे जो प्रॉफिट अर्न होता है, जैसे कि रेलवे से अर्न होता है, एलआईसी से अर्न होता है, ये भेल से, ये क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऐसी ऑयल करी कॉर्पोरेशन से, कई सरकार के ऐसे मिनी रत्नास और नवरत्नास मैंने वो पढ़ाए थे उस बड़े इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इन सेक्टर से जो सरकार की कमाई होती है, वहां से जो उनको प्रॉफिट आता है, या फिर जो सरकार ने अपने शेयर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनसे जो उसको डिविडेंड मिलता है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का दूसरा कॉम्पोनेंट है। समझ में आई मेरी बात? टैक्सेस के अलावा जहां जहां सरकार पैसा कमा रही है, उसके अर्निंग के सोर्स। तीसरा आता है फीस। अब फीस किस चीज की है? जैसे कि अगर आप कहीं किसी पे केस करते हैं तो आपको कोर्ट की फीस पे करनी पड़ती है। आप बाइक खरीदते हैं, आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कार खरीदते हैं, कोई लैंड खरीदते हैं, हर चीज का रजिस्ट्रेशन होता है। कितनी रजिस्ट्रेशन की फीस आती है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, और बड़े अगर वो है तो बड़ी प्लॉट है तो उसकी ज्यादा जाती है। तो वो भी सरकार की कौन सी कमाई है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ये सब कुछ सरकार के घर में जाता है। ये सारी की सारी कमाई, फीस से सरकार जितना भी पैसा कमा रही है, वो सब क्या कहलाती है? ये दिस इज द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू। फोर्थ आता है लाइसेंस फीस।
पहले तो सरकार लाइसेंस बनवाती थी, उसके लिए भी आपको हमने बताया था, ये कोई भी प्राइवेट फर्म खोलने के लिए, प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए, उसके पहले एस्टेब्लिशमेंट के लिए, फिर अगर उसको एक्सपैंड करना है उसके लिए, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करने के लिए उसके लाइसेंसेस। लेकिन 1990 के बाद से वो सब लाइसेंसेस खत्म कर दी गए। अब सरकार किसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है? हम लाइसेंस बनवाते हैं आप सब लोग, हम तो वैसे चलाते रहते हैं बाइक। 18 ईयर्स के बाद जब आप अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे तो जो उसकी फीस पे करी जाती है वो क्या कहलाती है? लाइसेंस फीस। जो कि आपने कोई नेशनल परमिट बनवाया, आपने कोई कमर्शियल व्हीकल लिया, या अपने ही आपने कोई लाइसेंसेस, अगर आप कोई ऐसे ट्रक लेते हैं जिसको कि आपने कमर्शियल बेसिस पे चलवाना है, उसके लिए भी आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है। सीएनजी के जो ये ऑटोज चलते हैं, बसेस चलती है अगर प्राइवेट की, तो उसकी भी सबके सब जो है उसके लाइसेंस चाहिए होता है। तो ये सब लाइसेंस फीस सरकार का 4th कंपोनेंट है इसका नॉन टैक्स रेवेन्यू का। नेक्स्ट इज फाइन्स एंड पेनल्टीज। ये ऐसी पेमेंट होती है जो कि लॉ ब्रेकर्स पे करते हैं, चालान करते हैं। हेलमेट नहीं पहना, मास्क नहीं लगाया, कागज पूरे नहीं है, लाइसेंस नहीं है, चालान करते हैं। तो ये भी सरकार का कंपोनेंट है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। और यहाँ पर जनरली सरकार क्या करती है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी है, और साथ में अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए भी सरकार ऐसे टैक्स, ऐसे फाइन्स और पेनल्टीज को इम्पोज करती है। एस्चीट क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कुछ लोग मर जाते हैं अपना कोई लीगल हायर छोड़े बिना, उनके बच्चे नहीं है और उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया, कोई वारिस नहीं है, या किसी के नाम अपनी प्रॉपर्टी करके नहीं गए, तो वो सारी की सारी संपत्ति सरकार को बिलोंग करती है। कई बार होता है कि बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को बेदखल कर देते हैं, अपनी विल लिख जाते हैं ना, जब वो बच्चे कई बार नहीं आपस में मतभेद रहते हैं उनमें, तो उस केस में जितनी भी वो संपत्ति होती है उस बंदे की, वो सारी की सारी किसको बिलोंग करती है? सरकार को बिलोंग करती है। अगर पूरी पूरी फैमिली मर जाती है, कोई आगे उनका उत्तराधिकारी नहीं है, कोई नहीं है क्लेम करने वाला, तो उसकी क्लेम कौन करता है? सबके सब वो सरकार को बिलोंग करती है ऐसी प्रॉपर्टी। तो जब कोई इंडिविजुअल अपना कोई छोड़े बिना मर जाता है तो उसकी जो संपत्ति होती है that is the income from the escheat, उसको escheat बोला जाता है। मैम नेक्स्ट इज गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। सरकार को बहुत से गिफ्ट्स या ग्रांट्स कई बार फॉरेन गवर्नमेंट से मिलते रहते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। कई बार कुछ कंपनीज भी सरकार को गिफ्ट देती हैं, जैसे अभी कोई भी महामारी होती है, कुछ भी होता है तो लोग दान दक्षिणा देते हैं। अभी भी कितना दान इकट्ठा हुआ था अभी कोरोना के टाइम पर सरकार के पास में, तो ये भी सरकार की जो कमाई होती है, दैट इज द गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। विदेशों से भी ग्रांट्स मिलते हैं, कई बार फॉरेन कंपनीज भी ग्रांट्स देती हैं, वो सब सरकार की कमाई होती है। जब वॉर के टाइम पर, फ्लड्स के टाइम पर, नेशनल क्राइसिस के टाइम पर जो सरकार को पैसा मिलता है ग्रांट्स के रूप में, वो सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नेक्स्ट इज फॉरफीचर। These are the common penalties which are imposed by the courts for non-compliance of orders or non-fulfillment of contracts. अगर आपने सरकार के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट फिल किया और आप उसको फिल पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो भी चीज होती है, वो जब्त कर ली जाती है। वो क्या कहलाता है? फॉरफीचर। पढ़ा होगा आपने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर के चैप्टर में। तो वो जो जब्त संपत्ति होती है वो सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू है। एंड लास्ट इज स्पेशल असेसमेंट। कुछ कई बार ऐसा होता है सरकार के कुछ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की वजह से आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपके घर के पास से सरकार मेट्रो की ट्रेन निकाल देती है या हवाई अड्डा बना देती है, तो आपकी जाहिर सी बात आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे। तो उस केस में सरकार आपसे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के नाम पे कुछ प्रोपोर्शन लेगी, क्योंकि उस सरकार की डेवलपमेंट की वजह से ही आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े। तो उसके लिए सरकार कुछ परसेंटेज रखती है, वो उस इंडिविजुअल से जो उस संपत्ति का मालिक होता है उससे वो टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। ये है सरकार का स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, तो ये सब के सब है हमारे के सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार की जो कमाई होती है अलग अलग सोर्सेज से, एक होती है टैक्स से और एक होती है नॉन टैक्स से। आपको मैंने नॉन टैक्स के पार्ट्स बताए। So now the second component of the government budget is capital budget. Capital budget is the budget which affect the assets and liabilities status of the government.
यानी कि ऐसा बजट, ऐसे रिसीट और ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे सरकार की संपत्ति पर फर्क पड़ता है या लायबिलिटीज पर फर्क पड़ता है, वो कहलाता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट से कहीं तक सरकार की संपत्ति और लायबिलिटीज पे फर्क नहीं पड़ता, भले वो रेवेन्यू रिसीट है, भले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन कैपिटल बजट में ऐसे कंपोनेंट्स आएंगे जिससे कि सरकार की संपत्ति और लायबिलिटीज पर, एसेट्स और लायबिलिटीज पर इफेक्ट पड़ता है। ये कैपिटल बजट दो तरीके का हुआ, इसके दो कंपोनेंट, सॉरी, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट क्या हुआ? कैपिटल रिसीट वो रिसीट हुए, दो रिसीट which पैसा आया which either reduce the asset or create a liability। कैपिटल रिसीट मतलब पैसा आ रहा है, रिसीट मतलब पैसा आना, ऐसा पैसा सरकार के पास में आना, ऐसी पेमेंट आना जिससे या तो सरकार की संपत्ति कम हुई है या सरकार के ऊपर कुछ उधार चढ़ा है, कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, यानी कि वो उसको पैसा वापसी करना है, या उसकी कोई संपत्ति कम हो चुकी है, उससे जब पैसा कमाया जाता है, उससे पैसा आता है, वो कमाया नहीं कहलाता, पैसा आना कहलाता है। दैट इज नोन एज द कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। The first component of the source of capital receipt is borrowings। borrowings का मतलब क्या होता है? जब सरकार पैसा उधार लेती है, जाहिर सी बात है उसे वापसी करना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। तो जब सरकार उधार लेती है, कई बार पब्लिक से उधार लेती है, ओपन मार्केट उसको बोलते हैं। ये जब हम एडी और एएस वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको समझाया जाएगा क्या होता है ये ओपन मार्केट। यानी कि अब आप समझ लीजिए जैसे हम जो अपने फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं ना, वो सरकार के लिए उधार की तरह काम करते हैं। जो हम किसान विकास पत्र, एनएससी या हम फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं सरकार के पास में, वो सरकार के लिए एक उधारी का काम करते हैं, और वो सरकार के लिए सबसे सस्ता उधार होता है, क्योंकि हमें उस पर इंटरेस्ट ही कितना मिलता है, कुछ भी नहीं। 8 साल में जाके हमारा पैसा डबल होता है, और सरकार तो उससे पता नहीं कितना ज्यादा उसको यूज कर लेती है। तो सरकार जो हम डिपॉजिट रखते हैं सरकार के पास है, वो सरकार के लिए एक उधार की तरह होते हैं। तो जो पहला सरकार का बोरोइंग का कंपोनेंट है वो क्या है? सॉरी, दैट इज फ्रॉम द पब्लिक, ओके, ओपन मार्केट। दूसरा आता है सरकार आरबीआई से भी उधार लेती है जब उसे जरूरत पड़ती है तो। फिर वो सरकार फॉरेन गवर्नमेंट से उधार लेती है, यूएसए से, इंग्लैंड से, कई देशों से उधार लिया रखा होता है। 1990 में यही हालात थे, हमें बहुत देशों से उधार लिया था, लेकिन जब कोई भी देश, कोई इंस्टीट्यूशन हमें उधार देने को तैयार नहीं था, तो फिर हमने आईएमएफ से उधार लिया, उस समय $6 बिलियन का लोन दिया था, इस शर्त पर कि आप अपने देश में प्राइवेट कंपनीज को काम करने देंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को आप अपना फ्रीडम देंगे। तो खैर फॉरेन गवर्नमेंट से सरकार लेती है, या फिर सरकार कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, जब सरकार इनसे पैसा उधार लेती है, तो ये हमारा कंपोनेंट बनता है कैपिटल रिसीट का। क्यों है कैपिटल रिसीट? क्योंकि ये रिसीट हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, दूसरा कंपोनेंट आता है यहाँ पर रिकवरी ऑफ लोन। बच्चों ये तो सरकार ने पैसा उधार लिया, लेकिन कई बार सरकार पैसा उधार देती भी है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, यूनियन टेरिटरीज को दिया, आम जनता को दिया ना। जब सरकार इस तरीके से पैसा उधार देती है और वो लोन जब रिकवर हो जाता है, रिकवर मतलब कि वापसी हो जाता है, तो वो कैपिटल रिसीट आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय पर सरकार की एसेट्स रिड्यूस हो रही है ना। आपने उधार दिया, अब वो क्या है, आपका पैसा सेफ रखा हुआ है और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो वो आपकी संपत्ति तो है। लेकिन वो उधार जब वापसी आ गया तो क्या हुआ, आपकी एसेट रिड्यूस हुई, पैसा तो आया, लेकिन जब आपकी संपत्ति रिड्यूस हुई तो वो क्या कहलाता है, वो है आपका दूसरा कंपोनेंट कैपिटल रिसीट का, रिकवरी ऑफ लोन्स। तीसरा आता है यहाँ पे अदर रिसीट। अदर रिसीट में आता है, पहला है, देखिए इसके अलावा और जो रिसीट है, पहला है यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट, और सेकंड है यहाँ पर स्मॉल सेविंग्स। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस से पैसा इंड्यूस करना, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस में से पैसा निकाल लेना, वो कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। अब जैसे अगर सरकार की कोई फर्म है और उसके सरकार कुछ शेयर्स बांट देती है, अपना कुछ कंपनी का शेयर प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, तो सरकार को उससे पैसा आएगा, तो वो कैपिटल रिसीट है। क्यों है? क्योंकि उससे सरकार की एसेट्स रिड्यूस हो रही है।
हमारे देश की कंपनी हमारी संपत्ति है ना, देश की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, लेकिन अगर वो उसके कुछ परसेंटेज शेयर्स बिकेंगे या अगर वो पूरी कंपनी पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर को बिकेगी तो पैसा तो आ रहा है लेकिन क्या हो रहा है, हमारी संपत्ति रिड्यूस हो रही है। अगर आप अपना कोई प्लॉट बेच देते हैं, कोई गोल्ड बेच देते हैं, पैसा तो आएगा लेकिन संपत्ति रिड्यूस हो रही है, एसेट रिड्यूस हो रही है। तो इसीलिए क्या कहलाते हैं, कैपिटल रिसीट, क्योंकि ये सरकार की एसेट्स और लायबिलिटीज स्टेटस को इफेक्ट करते हैं। दूसरा आता है स्मॉल सेविंग्स। कुछ सरकार, अच्छा, ये जो ओपन मार्केट के अलावा जो ये वही चीज है, अगर आप NSE वगैरह लेते हैं तो वो भी सरकार के लिए अदर रिसीट है, क्योंकि उससे भी सरकार जो है पैसा अर्न करती है। तो ये हमारे कंपोनेंट है कैपिटल रिसीट के।